रमी खेलो, टीम बनाओ, पहले पैसे पाओ और फिर लुट जाओ। ये जो ये फैंस है क्रिकेट के, मूवीज के, क्या इनके हीरोज को इनकी जरा भी परवाह नहीं है? सभी अपना रोल निभा रहे हैं, ये सब के सब सही गलत से परे हैं। कोर्ट के फैसले दलील, प्रूफ, आर्गुमेंट्स के दायरे में बन के रह जाते हैं। गवर्नमेंट्स चाह के भी कभी कभी सही फैसला नहीं ले पाती। एक्टर्स, क्रिकेटर्स, सेलिब्रिटीज, तुम इन्हें अपना आइडल बनाओ या भगवान, ये सब है अपनी अपनी मजबूरी या लालच में फंसे हुए बस मामूली से इंसान। पैसा ही पैसा होगा। कुछ तो बस ये बोल के जस्टिफाई कर देते सब कुछ कि तुम तो हो ही बेवकूफ, हमसे नहीं तो किसी और से फंसोगे, तो फिर हमसे क्यों नहीं। सभी अपना सही गलत या ट्विस्टेड कर्तव्य निभा रहे हैं, तो तुम क्यों मेरे लाल, मेरे काले, मेरे पीले खुद का क्यों नहीं सोच रहे हो? यार हर तरफ ऑनलाइन गेम्स की एड या प्रमोशन है, बुरी तरह से पक चुका हूँ। फिक्र तो मुझे अब बच्चों की होती है जिनके हाथ में सारा टाइम मोबाइल फोन रहता है, खुद का या तो उनके पेरेंट्स का। ऑलमोस्ट हर एक गेम में ये ऐड, कभी कोई रमी खेलने बोलता है तो कभी कोई टीम बनाने बोलता है। बड़े अगर इग्नोर कर भी दे तो बच्चों का क्या, वो तो ऐसी ऐड देख के बड़े हो रहे हैं। एक तरह से फ्यूचर जनरेशन की कंडीशनिंग हो रही है। बच्चों की सोच बनेगी कि इस तरह के गेम खेल के मैं लाखों या करोड़ों कमा सकता हूँ, इजी मनी। मेरे भाई, मुझे तेरा ये बड़े लोगों के ऊपर इतना भरोसा, ये पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत पसंद है। और बच्चों के लिए जो तेरा कंसर्न है ये एकदम जायज है। तुझे पता है अमेरिकन एकेडमिक ऑफ पीडियाट्रिक्स के एक आर्टिकल के मुताबिक छोटे बच्चे लिटरली डिफेंसलेस होते हैं एडवर्टीजमेंट से। और अभी यूरोपियन कमीशन ने 5 की पॉइंट सजेस्ट किया है एज गाइडलाइंस। छोटे बच्चे भले ही टीवी की एड्स समझ ले, पर एप्स पे आने वाली एड्स, गेम खेलते हुए या नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए जो एड्स आती है, नया अवतार लेने के लिए जो एड्स आती है, इस किस्म की एड्स, सटल एड्स से बच्चों का बच पाना बहुत ही मुश्किल है। यूरोप और अमेरिका में बच्चों की एड्स के लिए स्पेशल गाइडलाइंस होती है। सभी फैक्टर्स को नज़र में रखा जाता है, उनकी उम्र और उनके दिमाग का कितना प्रोग्रेस हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए। पीयर प्रेशर से क्या असर होता है उनकी साइकोलॉजिकल मेकअप पे, उनके ग्रोथ पे। यहाँ इंडिया में मेंटल हेल्थ पे इतना फोकस नहीं है, और स्पेशली जब हम अपना फ़ोन बच्चों को दे देते हैं गेम्स के लिए, रील्स देखने के लिए, तब हम उन्हें एक्सपोज कर देते हैं उन एड से जो हमें बेवकूफ बनाने के लिए बनी। सीरियसली यार, जिस ऐड को देख के बड़े बड़े बर्बाद हो रहे हैं, वही ऐड ये छोटे छोटे मासूम बच्चे भी देख रहे हैं। वैसे भी टॉप जी और सिग्मा वालों ने बच्चों का पढ़ाई पे से ध्यान हटा के रखा है, ऊपर से ये ऐसे एड्स आग में घी डालने का काम करते हैं। ये सब एड्स डिज़ाइन ही ऐसे किए जाते हैं, उनका कलर कॉम्बिनेशन एकदम ब्राइट कलरफुल होता है, बच्चों को छोड़ बड़े भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। एड्स इतनी इमोशनल होती है कि उससे आम आदमी का बचना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे कि कोई आदमी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहा हो, उसको एड्स में बता के और उसमें उसका जीतना, एक कॉमन मैन उससे बहुत रिलेट करता है। इससे इन्फ्लुएंस होके वो अपने हालात अच्छे करने के लिए और पैसे डाल देता है, जिससे उसके हालात सुधरने की जगह पे बुरे हो जाते हैं। बेशक एड्स बहुत ही इमोशनल बनती है और इंसान डेस्परेशन में हर चीज़ पे भरोसा करने लगता है। और भरोसा क्यों ना हो जब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को वो एड में देखता है, चाहे वो फिल्म स्टार्स हो या स्पोर्ट्स पर्सन, आज के हो या पुराने हो। इनसे ऐप्स को ऑथेंटिसिटी मिल जाती है कि जब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, ऐसे लोग इसमें आ रहे हैं तो ये फ्रॉड नहीं हो सकता। आदिवासी हेयर ऑयल वाले भी सेम लॉजिक लगा रहे हैं। फिल्म स्टार्स तो कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जहाँ नचाओ नाच लेंगे, पर पैसों के लिए स्पोर्ट्स पर्सन ऐसा नहीं करते। उनकी अलग ही रिस्पेक्ट है। पर भाई अब ऐसा कुछ नहीं है। पैसों के लिए जो लोग पान, गुटखा, सिगरेट, शराब ये सभी को बेच चुके हैं, तो क्या इस जुए से परहेज करेंगे? दिल की गहराई में ये सब भी जानते होंगे कि ये गलत है, पर अब ये लोग सही गलत से बहुत दूर जा चुके हैं। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। तुम साला गुलाम लोग, हमारी जूती के नीचे ही रहेगा। हम ही है जो इन्हें आइडियल और कुछ लोग इन्हें भगवान बना देते हैं। ये अपनी अपनी फील्ड में बहुत ही अच्छे हैं, टैलेंटेड है, अचीवर्स है, पर ज़रूरी नहीं कि मॉरली भी ये एकदम करेक्ट हो। है तो इंसान ही, तो इन्हें भी इंसान समझो। पहले तो एक्टर्स को हीरो समझना और बोलना बंद कर दो। स्पोर्ट्स पर्सन को उनकी स्पोर्ट्स अचीवमेंट के लिए रिस्पेक्ट दो, बट मॉरली इनको ब्लाइंडली फॉलो मत करो, क्योंकि पापी पेट का सवाल है। वरना ऐसे ऐड में ये लोग क्या कर रहे हैं, मैं इनको रिस्पेक्ट नहीं कर पाता हूँ जब मैं लोगों की बर्बादियों के बारे में सुनता हूँ। कोई माँ बाप की ज़िंदगी भर की कमाई लुटा दे रहा है, कोई बच्चों की फीस, कोई वाइफ के गहने, कोई घर का खर्चा, तो कोई हस्बैंड की पूरी सैलरी। ये तो हुई घर की बात। कुछ लोग तो दोस्त और रिश्तेदारों को धोखा दे रहे हैं, दरअसल वो धोखा दे रहे अपने आप को। और इस खेल में कितनी ही जिंदगी बर्बाद हो गई, कितने ही घर बर्बाद हो गए,
क्या हम इस पे अब भी आर्ग्यूमेंट करेंगे कि ये गेम ऑफ स्किल है या गेम ऑफ चांस? चांस तो हम लोग खुद पे ले रहे हैं और बच्चों पे जो इन एड से डेली एक्सपोज हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट, पुलिस और कोर्ट कुछ करती क्यों नहीं? तो सबसे पहले ये समझते हैं कि पुलिस तो वही करेंगी जो गवर्नमेंट या कोर्ट बोलेंगी, और किसी किसी केस में जो नोट बोलेंगी। अरे विदाउट एनी सपोर्ट तो इतना अच्छा काम किया है, नॉनसेंस। अब कोर्ट की सिचुएशन तो ऐसी है कि उनके लिए तो दलील, प्रूफ और आर्गुमेंट्स उसी के दायरे में, जैसे पहले बताया था, कि फंस के रह जाते हैं। तो अंग्रेज़ों के ज़माने का कानून अभी तक चल रहा है, थोड़ा बहुत इधर उधर ट्वीक कर दिया जाता है आज़ादी के बाद से। अंग्रेज़ों ने द पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 के जरिए हर किस्म के जुए को बैन कर दिया था, पर हॉर्स रेसिंग और लॉटरी ऑन थी। ऊपर से इस एक्ट में एक और चीज थी, गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल, ये क्लॉज था, और ये क्लॉज ही सारे कंफ्यूजन की जड़ बन गया। आज़ादी के बाद ये डिसाइड हुआ कि हर स्टेट अपने हिसाब से कुछ चेंजेस कर सकता है स्टेट लेवल पर। तो कुछ स्टेट्स ने गैम्बलिंग अलाउ किया, जैसे कि गोवा, दमन, दीव। अच्छा, क्या तुझे पूरी हिस्ट्री चाहिए, महाभारत के ज़माने से फिर मुगलों और फिर अंग्रेज़ों तक? नहीं यार, अभी की फिक्र करते, वरना वीडियो तो काफ़ी लंबा बन जाएगा। ये भी ठीक है। तो गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस है क्या, शॉर्ट में समझते हैं। कानून स्टेट टू स्टेट और केस बाय केस चेंज हो रहे थे, जैसे कि आरडी चमर बागवाला के केस में अब जब गैम्बलिंग बैन थी तो लोग अलग अलग गेम्स खिला के इनडायरेक्टली गैम्बलिंग ही कर रहे थे, और जब पता चला तो गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हुई। तो ऐसे ही एक क्लब का ओनर जो कार्ड्स के गेम खिलाता था, आरडी चमार बागवाला, इन्होंने केस कर दिया कि जो हम करते हैं वो अकॉर्डिंग टू लॉ है, द पब्लिक एक्ट ऑफ 1867 के हिसाब से। ये गेम ऑफ स्किल है, ना कि गेम ऑफ चांस। और यहीं पर बेड़ा गर्क हो गया, सत्यानाश हो गया। कोर्ट में ये साबित हो गया कि इस गेम में सिर्फ लक ही नहीं बल्कि दिमाग और स्किल लगता है। और बस फिर क्या था, ऐसे ही लोगों ने गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल की लॉलीपॉप वाली आर्गुमेंट दे देकर पहले रमी, फिर हॉर्स रेसिंग, फिर इस किस्म के सारे गेम्स को लीगल करवा दिया, जो दिल से तो हम सब जानते हैं कि है तो जुआ ही, पर आर्ग्यूमेंट्स, दलील, सब कुछ ने आदमी की बैंड बजा दी। जुआ खेलने वाले पकड़े जाते हैं, पर खिलाने वाले नहीं। कहीं लॉटरी इलीगल है तो कहीं तो गवर्नमेंट खुद खिलाती है। एक ऐसे केस ने पूरा सीन ओपन कर दिया। फिर 1968 में के सत्यनारायण ने रमी को भी इसी तरह आर्ग्यू करके गेम ऑफ स्किल साबित कर दिया। 1996 में KR लक्ष्मण ने केस कर दिया हॉर्स रेसिंग गेम ऑफ स्किल है करके। बेसिकली जिसे भी रोकने की कोशिश करो उसे सिर्फ ये साबित करना है कि ये गेम ऑफ स्किल है। अच्छा है भाई, ये लॉजिक नशे की चीज़ों पे नहीं लगाते थे कि इसे बनाने में भी बहुत स्किल लगता है। और सुन, लॉटरी रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1998 भी है कि लोगों के साथ फ्रॉड ना हो। तो मुझे कभी समझ नहीं आता कि लॉटरी में कौन से स्किल रिक्वायर्ड है, पर खैर चलता है, दुनिया है। होता है, चलता है, दुनिया है। अब कहीं ना कहीं ये सब गेम्स वो लोग या जुआ खेलने के लिए एडल्ट्स ही इन्वॉल्व थे, पर बात पूरी तब बदल जाती है जब हर किसी बच्चे के हाथ में फ़ोन आ जाता है, सस्ता डेटा हो जाता है, और साथ ही साथ आ जाती है फैंटेसी एप्स और ऑनलाइन गेमिंग। और ये सिर्फ हमें ही नहीं, हमारी फ्यूचर जनरेशन को भी इन्फ्लुएंस करके उन्हें बर्बाद कर देंगी। कोर्ट का तो समझ में आ गया, काफ़ी स्टेट्स ने कुछ किया भी है, तो हम ओवरऑल कुछ करते क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? मुझे लगता है इंडिया जैसे बड़े देश में लोगों को एजुकेशन छोड़ बेसिक कॉमन सेंस भी नहीं है, जो अपना भला बुरा भी नहीं समझ पाते। आम लोगों को अगर बिंदास छोड़ दिया गया तो वैसे भी स्किल और चांस के गेम में खेला हो रहा है, फिर तो बिंदास लूटपाट हो जाती। हम अपनी लिमिट समझ नहीं पाते, अगर मूड पे आए तो सब कुछ दाव पे लगा लेते। Now this is the limit, Mister. I said no limit. इसीलिए गवर्नमेंट रोकना चाहती है पर रोक नहीं पाती। उसके लिए पहले ऑनलाइन गेमिंग और टैक्सेशन का मॉडल समझना पड़ेगा। लेट्स से 10 प्लेयर है, सबने 100 रुपये दिए तो हो गए 1000 रुपये। इसमें से हमारी गवर्नमेंट आएंगी, बोलेंगी लगान तो देना पड़ेगा, वो होता है 28% GST। ये हो जाएगा 280 रुपीज़। इसके बाद कंपनी के पास बचते 720 रुपीज़। अब कोई चैरिटी तो खोली नहीं है ऐप वालों ने, तो उन्हें भी तो 20 से 30% कुछ तो कमाना पड़ेगा। तो अब बचेंगे सब कटा के GST 280, कंपनी का 180, बचे 540। आपको क्या लगा अब ये जीतने वाले को मिलेगा? नहीं, जीतने वाले को इसमें से 30% TDS देना पड़ेगा, जो होता है 162 रुपीज़। तो फाइनली जीत के आपको मिलते 378 रुपीज़। 7 करोड़। और जो हार गया उसे क्या मिलेगा? उसे मिलेगा अगली बार जीतने का और खेलने का चांस। अब जितने ज़्यादा प्लेयर उतना ही ज़्यादा बड़ा अमाउंट।
ऐप वाला करोड़ों में कमाएगा, गवर्नमेंट भी करोड़ों में कमा रही है। 28% GST, 30% TDS, तो गवर्नमेंट को तो इसमें फ़ायदा ही है। 1000 में से 442 रुपये तक गवर्नमेंट ही कमा रही है। जली ना, तेरी भी जली ना। पर चलो, गवर्नमेंट ने इस पे बैन लगा दिया या तो इस पे रिस्ट्रिक्शंस कर दिए, तो इसका सीधा इफेक्ट ये पड़ेगा कि फॉरेन इन्वेस्टर्स डर जाएंगे, वो पीछे हट जाएंगे कि यहाँ की गवर्नमेंट बहुत ही स्ट्रिक्ट है, इन्वेस्टमेंट के लिए ये जगह सही नहीं है। और ये बात को समझो, आज की तारीख में ऑनलाइन गैम्बलिंग या गेमिंग जो भी आप कहना चाहो, उसकी वैल्यू 38,000 करोड़ है। 2023 की बात कर रहा हूँ, और 92,000 करोड़ हो जाने की एक्सपेक्टेशन है बाय द टाइम 2030 आएगा। तो भाई सीन बहुत बड़ा है। हमारी तुम्हारी वैल्यू एक तिनके से ज़्यादा की नहीं है। रिसर्च हो चुकी है कि शहरों में तो अच्छा पेनिट्रेशन हो चुका है, अब गांव में पहुंचना है। काफ़ी हद तक तो पहुंच भी चुके हैं। आप अगर शराबी हो, जुआरी हो, तो उससे इस बात का फ़ख्र मना सकते हो कि आप देश की सेवा कर रहे हो। आपका बड़ा योगदान है 28% GST देने में। तो अगर आपकी यही सोच है तो गैम्बलिंग करके भी आप योगदान ही कर रहे हो। और अगर गवर्नमेंट ने ऐप बैन भी कर दिया तो कोर्ट में वही खेल शुरू हो जाएगा कि ये गेम ऑफ चांस है या गेम ऑफ स्किल। अब आम आदमी को खुद की नहीं पड़ी तो गवर्नमेंट क्या ही कर लेगी। बना देंगी तुम्हारे लिए नई सड़कें, दे देंगी तुमको फ्री का राशन, तुम बनाओ 49 रुपीज़ में क्रिकेट की टीम खुद की और देश की तरक्की के लिए। ज़रूरी नहीं कि तुम गैम्बलिंग करके GST या TDS भरो, और भी बहुत तरीके हैं मेरे दोस्त। और अगर गवर्नमेंट ने ये सब इग्नोर करके बैन कर भी दिया तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ अंडरग्राउंड हो जाएगी। बड़े लेवल के फ्रॉड्स हो गए। अभी लीगल होने की वजह से कुछ तो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं, अंडरग्राउंड हो गए तो गई भैंस पानी में। वैसे सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरी दुनिया की गवर्नमेंट इससे परेशान है। आज जब भाई भाई को रोक नहीं सकता, इट्स माय लाइफ का फंडा चलता है, तो गवर्नमेंट और कोर्ट को क्यों ब्लेम करना? आप गलत कर रहे हैं सर। जब खुद का दिमाग बंद करके हम कोई बेवकूफ़ी वाला सपना देख रहे हैं तो कोई हमको क्या समझा लेगा? क्या सबको पता नहीं कि विनिंग चांस ऐसे गेम में सिर्फ 4% होता है? और 1-2 बार अगर आपने बड़े विन जीत लिए तो आप इस ऐप से बैन हो जाएंगे। YouTube पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। बहुत अच्छे रिस्पॉन्सिबल यूट्यूबर्स ने ऑलमोस्ट हर गेम को एक्सपोज कर दिया है, चाहे वो कसिनो के गेम्स हो या फिर ये कार्ड के रमी गेम्स या टीम बनाने के। इनमें कैसे आपके जीतने के चांस बहुत ही कम होते, किस तरह से आपको अट्रैक्ट किया जाता है, किस तरह से वो लोग पैसे बनाते हो और आप सिर्फ देखते रह जाते हो, और कभी कभी आपको थोड़ा बहुत जीतने दिया भी जाता है। ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है। इसके लिए आप मोहक मंगल, ध्रुव राठी, नीतीश राजपूत, इनके वीडियोस देख सकते हो। और दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो इन गेम्स और ऐप्स को प्रमोट करते हैं, यूट्यूबर्स बोलो या सेलिब्रिटीज। क्या पैसे की ज़रूरत सिर्फ इनको है? उनको नहीं। और ऊपर से खेलते हुए दिखाते हैं, जीतते हुए दिखाते हैं, और साथ ही साथ बताते हैं कैसे ग्लिच को ढूंढना है और उसका यूज़ करना है ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने के लिए। वो लोग गेम में लूप होल ढूंढते हैं जिससे वो यूज़ कर सके। भाई वो लूप होल नहीं होता, वो एक ट्रैप होता है जिसे ढूंढने में कितने डूब जाते हैं, और हर बार वो ग्लिच मूव करता है ताकि हम उसे फिर ढूंढने में लग जाए। ऊपर से कुछ लोगों का ये एटीट्यूड होता है कि इनको समझाने से कोई फायदा नहीं, ये बेवकूफ़ है, ये फंसेंगे। कोई बंदा अगर अपने पैसों को इन जैसी वेबसाइट या एप्स के अंदर लगा रहा है तो वो फुद्दू आदमी है। या तो वो सट्टा लगा के पैसे गवाएगा या फिर वो MLM जैसी कंपनीज को पैसा दे देगा। उसके पास पैसा रुकने नहीं वाला है, कहीं ना कहीं उसके साथ स्कैम हो ही जाएगा। शायद ये चिढ़ चुका है, शायद ये नेगेटिव मोटिवेशन दे रहा है। मैं तो ऐसे ही सोचना चाहूँगा, पर कुछ लोगों की सीरियसली ये सोच होती है कि अगर कोई भोला है, कोई इतना शार्प नहीं है, तो वो धोखा डिजर्व करता है। वो बेवकूफ़ है, उसने अपने आप को स्मार्ट नहीं बनाया, वो उसकी गलती है। तो मेरे दोस्त, थोड़ा मेहनत करो, इन्फॉर्म सिटीजन बनो, मालूमात करो, और इस बात को दिमाग में डाल दो कि यहाँ पर कोई किसी का नहीं है, हमको खुद को अपने लिए सोचना होगा। अगर इतना कुछ सुने हो तो इतना समझ ही गए होगे कि खुद ही को कुछ करना होगा। जो लोग इसे टाइम पास समझ के खेल रहे हैं, चाहे वो टीम बनाना हो या रमी, प्लीज़ इसे छोड़ दो। अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी इससे रोक दो और दूसरों को बताओ इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स। और वो लोग जो इस चांस और स्किल के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं, वो लोगों से मेरी बस इतनी ही रिक्वेस्ट है कि पहले तो चेक करो कि आप इसमें कितने इन्वॉल्व हो। अगर मिनिमम इन्वॉल्वमेंट भी है और उसे एडिक्शन बनते देर नहीं लगती, अगर एक कोई एक्सट्रीम इवेंट आपकी लाइफ में हो जाए तो नॉर्मल इंसान भी एडिक्ट बन जाता है। इनडायरेक्टली अगर आपके बच्चे आपको इस किस्म के ऐप्स पे देखते हैं तो वो इससे इन्फ्लुएंस होंगे या ना होंगे, इसकी क्या गारंटी है। तो चलो मान लेते हैं कि आपको थोड़ा सा एहसास हो चुका है कि यार मेरा इसमें थोड़ा टाइम जाता है, या तो मैं अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, या अगर कोई इंसान अपनी फैमिली या बच्चों पे फोकस नहीं कर पा रहा है,
क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा टाइम इस गेमिंग और एप्स और गैम्बलिंग के अंदर जा रहा है, या तो कुछ पैसे का उसे अब क्रंच फील होने लगा है, तो आपका सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि बैठ के इसके बारे में आप सोचो और इस एक्टिविटी से आपके दिल में एक नफ़रत आना चाहिए। पर यहाँ पर वो ट्रिकी पार्ट है, नफ़रत जो है वो सिर्फ इस ऐप से होना चाहिए, अपने आप से नहीं। क्योंकि अगर आप अपनी फैमिली से प्यार करते हो, अपने घर वालों से प्यार करते हो, तो आप खुद से नफ़रत नहीं कर सकते। क्योंकि खुद से नफ़रत करना लॉन्ग रन में बहुत ही खतरनाक हो सकता है। क्योंकि अगर कल को हालात बिगड़े और आपने इस नफ़रत की वजह से खुद के लिए कुछ गलत स्टेप उठा लिया, तो याद रखना आप अपने घर वालों की मुसीबत तो कम नहीं करोगे, सिर्फ हमेशा का दुख दे के चले जाओगे। और अब जब अवेयरनेस हो चुकी है, तो अपने किसी करीबी, किसी खास दोस्त या अपने स्पाउस या अपने फ्रेंड, जिससे भी आप कंफर्टेबल फील करते हो, उसे बताओ कि मैं इस प्रॉब्लम में हूँ और मुझे इससे निकलना है, और साथ में मिलके इसके बारे में कोई प्लान करो कैसे करना है। पर किसी ऐसे को नहीं जो आपको एक्सप्लॉइट करे। और अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है, तो आप किसी प्रोफेशनल के पास जाके हेल्प ले। कुछ वेबसाइट्स और लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मे बी वो कुछ हेल्पफुल हो जाए, वरना आप उसे ढूंढें आपके अपने एरिया के पास। और ये बस कुछ एडवाइसेस है दोस्तों के लिए और घर वालों के लिए। विक्टिम को ब्लेम ना करे और ना ही खुद को ब्लेम करे। प्रॉब्लम जितनी है उससे ज़्यादा ना बढ़ाए, और अगर बहुत ज़्यादा है तो उससे ज़्यादा ना बढ़ाए। एक पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़े। अगर आप कोई प्रोफेशनल की हेल्प ले रहे हो तो स्टेप बाय स्टेप आपको गाइडेंस मिल जाएगा, वरना यूट्यूब पे और काफ़ी वेबसाइट्स पे काफ़ी डिटेल में ये चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे फाइनेंशियल स्टेप्स लेना पड़ते हैं अगर कोई घरवाला इसमें इन्वॉल्व हो जाए तो। याद रखना ये एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इसमें एक दूसरे का साथ देना बहुत ज़रूरी है, और इसमें रिलैप्स होने के चांसेस होते हैं। तो उसमें नाराज़ होना या सामने वाले का एम्बेरस होना ये सही नहीं है। एक दूसरे का साथ दो और इस प्रॉब्लम से बाहर निकलो। और याद रखो, शौक बड़ी चीज है, पर आपका शौक आपको शौक नहीं देना चाहिए। ठीक है, फिलहाल के लिए तो इतना ही। बाकी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपनी लाइफ एंजॉय करो, मगर जिम्मेदारी के साथ।